नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है दाखिल खारिज क्या है, यानी दाखिल खारिज का संपूर्ण जानकारी। दाखिल खारिज को हम लोग अंग्रेजी में म्यूटेशन भी बोलते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग पूरा भरपूर डिटेल से चर्चा करेंगे। जो किस स्थिति में दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है, दाखिल खारिज है क्या, कौन कौन सा पेपर लगा के दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि रिजेक्ट ना हो, अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा अधूरा मत देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि इस वीडियो में जो भी बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल में जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका ना कुछ लगता है, सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय का समय लगता है। इसके लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो दाखिल खारिज का परिभाषा क्या होता है। कोई भी चीज होता है तो उसका एक परिभाषा होता है। तो आज के सबसे पहले हम जान लेते हैं जो दाखिल खारिज का परिभाषा क्या है। तो दाखिल खारिज का परिभाषा है दोस्तों, वह आधिकारिक प्रक्रिया, वह आधिकारिक प्रक्रिया जिसमें जमीन के मालिकाना हक का बदलाव होता है। क्या होता है? मालिकाना हक का बदलाव होता है। जैसे पुराना रैयत होता है, पुराना मालिक होता है, उसका नाम हटा करके नया नाम दर्ज किया जाता है। ठीक है। तो दाखिल खारिज वह आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें जमीन के मालिकाना हक का बदलाव होता है, जिसमें पुराने मालिक का नाम हटा के, ऐसे लिखिए, जिसमें पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज होता है। नए मालिक का नाम दर्ज होता है। तो दोस्तों, आप में से कितने सारे लोग जो हैं जो इस परिभाषा को पहले से जानते थे, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो परिभाषा तो जान गए। जो दाखिल खारिज का परिभाषा क्या हो गया? दाखिल खारिज वह आधिकारिक प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया छोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, वह आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें जमीन के मालिकाना हक का बदलाव होता है। ठीक है। तो दाखिल खारिज का परिभाषा तो समझ गए क्या होता है। जब जमीन कोई खरीद बिक्री होता है तो उसमें मालिकाना, जो जमीन बेचता है उसका नाम हटता है और नया जो खरीदता है उसका नाम जुड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं। इसका एक और उदाहरण से समझ लीजिए। दाखिल खारिज का जो अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दाखिल जोड़ प्लस खारिज बराबर क्या हो गया? दाखिल खारिज। इससे भी उसका परिभाषा आपको निकल सकता है। दाखिल मतलब क्या हुआ? जोड़ना। दाखिल का मतलब एक तरह से होगा ना, जोड़ना यानी एंट्री लेना। और खारिज का मतलब हो गया घटाना, यानी एक तरफ जोड़ा जाएगा और एक तरफ घट, यानी एक में जोड़ा जाएगा और एक में घटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग दाखिल खारिज बोलते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जो दाखिल खारिज जरूरी क्यों पड़ा? दाखिल खारिज जरूरी क्यों पड़ा, ये भी एक क्वेश्चन है, समझने वाली बात है।
जो भाई सबका मालिकाना हक तो खतियान में है ही, तो फिर दाखिल खारिज का जरूरी क्यों हुआ? तो देखिए, खतियान एक ही बार बनता है और वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि फिर से दोबारा सर्वे ना हो जाए। अब सर्वे कितने दिन में होता है? कभी 50 वर्ष में होता है, कभी 100 वर्ष में होता है। तो सर्वे का कोई लिमिट ही नहीं है जो कब होगा। और जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक ये कोई जरूरी नहीं है जो आज किन्हीं रैयत के पास 50 बीघा जमीन है तो कल भी उनके पास 50 बीघा जमीन होगा। या तो कुछ जमीन खरीदेंगे या कुछ बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मान लीजिए कोई जमीन बेच दिया, अगर दाखिल खारिज का जरूरत किस लिए पड़ा, इस विषय पे हम सोचते हैं। जो मान लीजिए अब और एक रैयत है, इनके पास 50 डिसमल जमीन है, ठीक है। इसमें से इन्होंने क्या किया, जो 10 डिसमल जमीन बेच दिया। अब इनके पास बचा कितना? 40 डिसमल। अब इनका जो जमाबंदी कैम हुआ था वो कितना? 50 डिसमल का कैम हुआ था। यानी ये जो जमीन का रेंट भर रहे हैं, जमीन का जो माल गुजारी भर रहे हैं, वो कितने का भर रहे हैं? 50 डिसमल का भर रहे हैं। अब इसमें से इन्होंने 10 डिसमल बेच दिया। अब जमीन जो चीज इनके पास है ही नहीं, उनका ये रेंट क्यों भरे? तो इसी प्रक्रिया को, यानी खरीद बिक्री को अपडेट करने के लिए दाखिल खारिज का उपयोग किया, जो एक में से दाखिल करेगा और एक में से घटाएगा। तो इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज बोलते हैं। और इसलिए दाखिल खारिज जरूरी हो जाता है। जो जैसे जमीन खरीदा हुई है, तो बेचारा इनके पास तो 40 डिसमल ही जमीन बच गया, तो 10 डिसमल तो है नहीं। तो अगर ये दाखिल खारिज नहीं होगा तो क्या होगा? ये 50 डिसमल जमीन, जो 10 डिसमल जमीन बेच दिया है, उनका भी माल गुजारी इनको ही भरना पड़ेगा। अगर दाखिल खारिज, ये मान लीजिए बौ को बेच दिया, बौ को बेच दिया। अब इनके पास पहले 30 डिसमल जमीन था, अब 10 डिसमल जमीन ये खरीद लिया, तो इनके पास कितना हो गया? 40 डिसमल जमीन। ये जो इसमें से घटेगा और इसमें बढ़ेगा, ये किस प्रक्रिया से संभव है? तो दाखिल खारिज से ही संभव है। अब इसमें से 10 डिसमल कम जाएगा तो ये बचा इनका 40 डिसमल, तो ये 40 डिसमल का ही माल गुजारी भरेंगे। अब इनका बच हो गया 40 डिसमल, तो ये भी 30 डिसमल से बढ़ के 40 डिसमल का माल गुजारी भरेंगे, यानी 40 डिसमल का रसीद कटाएंगे। ठीक, तो यहां तक तो समझ गए। अब समझिए, जो दाखिल खारिज कब और कैसे होता है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जो किस स्थिति में दाखिल खारिज होगा, किस स्थिति में रिजेक्ट होगा, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। कौन कौन सा पेपर हम लगाएं ताकि दाखिल खारिज हो, कौन कौन सा पेपर जरूरी हो जाता है दाखिल खारिज लगाने में। अब एक चीज यहाँ पे उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए क नाम का एक रैयत है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को समझ गए तो आपको दाखिल खारिज संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल का ऐसा जवाब नहीं होगा जो इसमें नहीं मिलेगा। खाली वीडियो को गौर से देखिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितना कठिन लगता है उतना यह है नहीं, ठीक है। अब समझिए क के पास मान लीजिए कोई खेसरा है, समझिए 49 नंबर खेसरा है, ठीक है। ये क्या हो गया? खेसरा। अब देखिए 49 नंबर खेसरा में 40 डिसमल जमीन है। कितना डिसमल जमीन है? 40 डिसमल जमीन है, ठीक। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, कौन ने क्या किया? जो ख को जमीन बेच दिया, ख को जमीन बेच दिया, ख को जमीन बेच दिया। अब इनका जो जमाबंदी नंबर है, क का जो जमाबंदी नंबर है, अब ख जमीन बेच दिया। अब ख क्या किया? ख जमीन बेच दिया, ख इनसे केवाला करा लिया। तो अब ये जो जाएगा दाखिल खारिज करवाने के लिए, तो इनको क्या क्या लगेगा? देखिए यहाँ पे क के नाम से खतियान है और इनके ही नाम से जमाबंदी है। तो जब ये जो केवाला लेके जाएगा दाखिल खारिज या म्यूटेशन करवाने के लिए, तो क्या लगेगा? इनका केवाला लगेगा, जो केवाला करवा के आया है, जो इनसे खरीदा है, प्लस क्या होगा? इनका जो जमाबंदी नंबर है वो लगेगा। ये दोनों चीज अगर ये अप्लाई करें, ये लगा के अगर ऑनलाइन करें, जो एक तो जमीन खरीदे हैं केवाला,
अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जो इनका जो खतियान है, ये जो जमीन इनका है कि नहीं है, तो इनका जो खतियानी जमीन होगा ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, या ये नहीं भी लगाइएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये दो चीज है, ये दो पेपर लगाना जरूरी हो जाता है, केवाला और विक्रेता का जमाबंदी नंबर, विक्रेता का जमाबंदी नंबर, ठीक है। एक तो ये समझ गए। अब मान लीजिए क के नाम से खतियाना, ये एक रैयत हुआ, ठीक। अब इनका समझिए दो लड़का, ये मर चुके हैं, अब इनका दो लड़का है, और सौ, ठीक है। अब इन्होंने जमीन इनमें से एक, ये जो है और ने, इन्होंने क्या किया, ट को जमीन बेच दिया, ट को जमीन बेच दिया। अब चूंकि 40 डिसमल जमीन है, तो इन्होंने क्या किया, इसमें से समझिए सपोज दैट 20 डिसमल जमीन इसका आधा हिस्सा होता है, 20 डिसमल जमीन बेच दिया। अब देखिए, अब इनको क्या क्या पेपर लगेगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस टॉपिक पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब क्या किया, और ने ट को जमीन बेच दिया, कितना लिखा, 20 डिसमल, जो कि नॉर्मल है इनका, एक तरह से देखा जाए तो दो लड़का हुआ और 100, दोनों का हिस्सा है 20 डिसमल जमीन हुआ, अब बेच दिया। अब इनको क्या लगेगा, सबसे पहले ये जो इनका केवाला है, ये केवाला तो लगेगा ही, ठीक है। साथ में अब इनका तो अभी जमाबंदी नंबर कायम नहीं हुआ है, जमाबंदी नंबर इनके ही नाम से, इनके नाम से हो गए, जमाबंदी अगर कायम रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जमाबंदी अभी इनके ही नाम से है, तो इनका ही अ का ही लगेगा इसमें, अ का जमाबंदी नंबर, क्या लगेगा, अ का जमाबंदी नंबर, और साथ में क्या लगेगा, एक वंशावली। ये वंशावली सेल्फ अटेस्टेड नहीं रहेगा, ये वंशावली आपको कोई ऐसा जनप्रतिनिधि वो होगा, उनके लेटर पैड पे वंशावली बना होगा तब। अब इसी में एक बात और समझ लेते हैं, मान लीजिए इनका हिस्सा बना 20 डिसमल, इन्होंने क्या किया, जो 25 डिसमल जमीन बेच दिया। अब क्या किया, इनका हिस्सा तो इस पे दिख रहा है, जो भाई दो आदमी है, तो हिस्सा बना 20 डिसमल, और यहां भी बना 20 डिसमल, तो 25 डिसमल जो जमीन बेच दिया, तो इनका 25 डिसमल का दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। किस स्थिति में नहीं होगा, मान लीजिए अगर ओ जमीन बेचे हैं, अगर ये जो 100 है ये इनके केवाला पे गवाह नहीं बना है, तो ये टॉक केवाला भले कितनों भी करवा ले, 30 डिसमल 25 डिसमल कुछ भी करवा ले, इनका दाखिल खारिज होगा इनके आधा हिस्सा का 20 ही डिसमल, क्योंकि इनका हिस्सेदारी आधा हिस्सा प्लॉट 100 का बचा हुआ है। अगर कहीं 100 जो इनको केवाला किया है, और ने टॉ को केवाला किया है, इसमें इनका जो एक हिस्सेदार है 100, उस केवाला पे गवाह या उनका सिग्नेचर हो चुका है, तब 25 क्या 30 भी डिसमल जमीन यहाँ पे लिख देगा तो भी इनका दाखिल खारिज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जब ये गवाह दिए तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जो हाँ इनका उतना हिस्सा जमीन है। या और किस स्थिति में हो सकता है, जो इनका कोई लीगल बंटवारा हो, शेड्यूल बंटवारा हो, लीगल बंटवारा हो, जो इस खेसरा में इनका इतना डिसमल जमीन है। अगर इतना डिसमल जमीन है तो उस पे यहाँ पे क्या लगेगा, एक पेपर और लग जाएगा, शेड्यूल, इसका विक्रेता का शेड्यूल, ठीक है, तब जाके इनका दाखिल खारिज यहाँ पे होगा, अन्यथा कितना भी कुछ कर ले, जब दाखिल खारिज उतना ही होगा जितना उनका हिस्सा बनेगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लेते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, एक बात और, क्योंकि इसका पॉइंट तो बहुत है, अगर हर पॉइंट पे इसको हम चर्चा करें तो 5 घंटा में भी नहीं कंप्लीट होगा, फिर भी जो जो मेन पॉइंट है इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं। अब समझिए कौन ने
इन्होंने जमीन बेच दिया किसको? कौन ने? ये रैयत ने टॉ को जमीन बेच दिया। ठीक है। अब टॉ ने क्या किया, जो ये दाखिल खारिज नहीं करवाया, इन्होंने फिर मान लीजिए 100 को जमीन बेच दिया। अब 100 क्या किया, इन्होंने भी दाखिल खारिज नहीं किया और ये मान लीजिए चौ को जमीन बेच दिया। चौ को जमीन बेच दिया। आप लोग देखते होंगे जो इस तरह का समस्या आता है। अब ये चौ जो है, चौ दाखिल खारिज कराने के लिए, चौ दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन किया, डायरेक्ट करने के लिए आवेदन किया, तो क्या इसका दाखिल खारिज होगा या रिजेक्ट होगा, या कौन कौन से पेपर के साथ में इनको अप्लाई करना होगा, या कौन कौन सा पेपर जो होगा इनको अंचल से मांग होगा। अगर ये डायरेक्ट केवाला लगा के सीधा अप्लाई करे तो इनका दाखिल खारिज नहीं होगा, ये सब लोग जानते हैं। अभी इतना नियम भी चल रहा है जो इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। अब होगा कैसे? क्योंकि देखिए क का जमाबंदी है, ये टॉ को बेचे, टॉ ने 100 को बेचे और 100 ने चौ को बेच दिया। इसमें से कोई दाखिल खारिज नहीं कराया। अब चौ चाहता है जो हम दाखिल खारिज करवाएं, तो इसका दाखिल खारिज होगा कैसे? लेकिन जमीन तो है तो दाखिल खारिज होगा ही। तो इसको जो चौ को दाखिल खारिज करवाने के लिए जो सबसे पहला पेपर लगेगा, ये क जो सबसे पहला है, ध्यान से देखिएगा, क का क्या लगेगा? क का जमाबंदी नंबर, क का जमाबंदी नंबर। उसके बाद दूसरा कौन सा पेपर लगेगा? जो चौ जो केवाला करवाया है, इनका केवाला, ये तो नेसेसरी है ही। उसके बाद देखिए 100 का भी केवाला लगेगा, जिसको हम लोग दर केवाला भी बोलते हैं। उसके बाद टॉ का भी केवाला लगेगा। यानी एक जमीन को दाखिल खारिज करवाने के लिए जो दो व्यक्ति दाखिल खारिज बीच में नहीं करवाया है, उन दोनों का दाखिल खारिज चौ को उन दोनों का केवाला चौ जब दाखिल खारिज करवाएगा तब ये दोनों केवाला उनको जरूरत पड़ जाएगा। अगर दोनों केवाला नहीं दिया तो इनका 100% दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर और 2-4 केवाला हो गया है, तब भी जितना केवाला होते गया, जितना दर केवाला होते गया, हर केवाला का इनको फोटोकॉपी वहां पे लगता जाएगा, फोटोकॉपी या ओरिजिनल कुछ भी लगता जाएगा। अब इसी में समझ लीजिए, मान लीजिए क के नाम से जमाबंदी नहीं है, जमाबंदी मान लीजिए प के नाम से है। ठीक है। अब इसमें से इन्होंने क्या किया, 20 डिसमल जमीन बेच दिया। अब इनका 2 हिस्सेदार है, एक क एक ख, सब कुछ सेम रहेगा, इस तरह से बात है। तो अब इसमें क्या होगा, जो एक पेपर और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? जो इनका जो वंशावली, यानी कोई इस तरह से प्रूव करेगा जो इनका कितना हिस्सेदार है, वो प्रूव करते हैं वंशावली। तो इसमें एक पेपर और लग जाएगा, वंशावली। इसमें से अगर कोई भी पेपर कम हुआ तो क्या होगा, दाखिल खारिज, उसका जो फॉर्म आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा तो सीधा DStar के पास जाके आपको केस करना होगा, उसके बाद ही जाके होगा। तो इस प्रोसेस से अगर आप लोग कोई भी जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो आपका दाखिल खारिज 100% होके रहेगा। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही था दाखिल खारिज का संपूर्ण प्रोसेस। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।